सीआईएसएफ के मुख्य सचिव को जांच के लिए जानकारी भेजी है। 47 मामलों के जाति प्रमाण पत्र की जांच के लिए पत्र लिखा गया है, लेटर लिखा गया है। वेरिफिकेशन में देरी की सीआईएसएफ ने लिस्ट दी है। कई जिलों के कलेक्टर्स ने वेरिफिकेशन में देरी की है। 30 जून तक की मियाद के बाद भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो सीआईएसएफ की भर्ती में फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नियुक्ति का यह मामला है। सीआईएसएफ के मुख्य सचिव को जांच के लिए जानकारी भेजी गई है। 47 मामलों के जाति प्रमाण पत्र की जांच के लिए लेटर लिखा गया। 47 मामले ऐसे हैं जिनमें जाति प्रमाण पत्र की जांच होनी है। वेरिफिकेशन में देरी की सीआईएसएफ ने लिस्ट दी है और कई जिलों के कलेक्टर्स ने वेरिफिकेशन में देरी भी की। 30 जून तक की मियाद के बाद भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ। चलिए, क्या है पूरा मामला, क्या है अंदर की खबर, उसे जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, 30 जून तक की मियाद के बाद भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। कलेक्टर्स को यहां पर जद में आए हैं कलेक्टर्स की वेरिफिकेशन में उन्होंने देरी की है। देखिए, मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव वीरा राणा को सीआईएसएफ के एडीजी की तरफ से एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने कहा है कि वेरिफिकेशन किया जाए। मध्य प्रदेश में करीब 47 जवानों की नियुक्ति के मामले में सीआईएसएफ को फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाए जाने की आशंका है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखते हुए कहा है कि इन तमाम लोगों के वेरिफिकेशन किए जाए। हालांकि ये पत्र दूसरी बार लिखा गया है। पहली बार जब पत्र लिखा गया उस वक्त भी देरी हुई और करीब 1 साल पूरे हो चुके हैं। करीब 47 ऐसे मामलों में कलेक्टरों ने आज तक उनके कास्ट सर्टिफिकेट की जांच नहीं की है। सीआईएसएफ ने बाकायदा एक कलेक्टर के बारे में जानकारी भेजी है कि आखिर उन्हें सीआईएसएफ की तरफ से कब पत्र लिखा गया, कलेक्टर की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए, ये पूरी तमाम जानकारी सीआईएसएफ की तरफ से दी गई है। लेकिन 30 जून तक मियाद तय की गई थी सभी कलेक्टरों को कि 47 मामलों की जाति प्रमाण पत्र की जाँच करनी है। लेकिन आज 16 जुलाई के तक सीआईएसएफ को कलेक्टरों की तरफ से जवाब नहीं दिया गया है और यही वजह है कि कल देर शाम सामान्य प्रशासन विभाग ने एक बार फिर मध्य प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को यह पत्र लिखा और ये कहा है कि 1 सप्ताह के भीतर सभी के जाति प्रमाण पत्र के मामले में जांच करते हुए सरकार को रिपोर्ट दी जाए, जिससे सामान्य प्रशासन विभाग सीआईएसएफ को ये पूरी रिपोर्ट दे। लेकिन एक बड़ी बात है कि करीब 1 साल से सीआईएसएफ इन करीब 47 जवानों की कास्ट सर्टिफिकेट के मामले में सरकार से जाँच कराने के लिए कह रहा था, लेकिन आज तक 30 जून तक कोई भी कलेक्टर ने करीब 47 जवानों के कास्ट सर्टिफिकेट मामले में किसी भी कलेक्टर की तरफ से जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। अब जब सामान्य प्रशासन विभाग ने हवाला दे दिया है, डेडलाइन दे दी है कि ये सप्ताह तो 47 मामले ऐसे हैं जिनमें जाति प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन होना है, जो कि अभी तक नहीं हुआ। कलेक्टर्स को भी इसके निर्देश दे दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब रायपुर में सहायक शिक्षक पद पर आया है सुप्रीम फैसला। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया गया है। सरकार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट फैसले के अनुसार कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। फैसले में कहा गया है बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से भेदभाव नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना। प्राइमरी स्कूल के लिए केवल डीएलडी पास उम्मीदवार होंगे मान्य। बीएड पास असिस्टेंट शिक्षकों की ज्वाइनिंग और नियुक्तियां निरस्त करने के राज्य सरकार को निर्देश दिए गए। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रायपुर का रुख कर लेंगे। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, सहायक शिक्षक पद पर सुप्रीम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल सुमित, देखिए 6400 जो शिक्षक भर्ती हैं उनके लिए साल 2003 में वैकेंसी निकाली गई थी और इस वैकेंसी पे डीएड और बीएड दोनों ही अभ्यर्थी जो है वो शामिल हुए थे। लेकिन जब इसका रिजल्ट आया, सूची आई, तो उसमें भी डीएड और बीएड के जो कंबाइन है वो जो है वो उनको जो है नियुक्ति की गई। इसमें जो बीएड के छात्र थे, अभ्यर्थी थे, उनको ज़्यादा चयन किया गया था, जिसके बाद से डीएड जो है लगातार खफा नजर आ रहा था। पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पे इस याचिका लगाई गई थी, वहां से भी ये कहा गया कि जो बच्चों को पढ़ाने के लिए है वो डीएड की नियुक्ति की जाए, जिसके बाद हाई कोर्ट पे ये फैसला गया था और हाई कोर्ट ने भी कल छत्तीसगढ़ सरकार के जो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट का फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया है। कुल मिलाकर देखिए क्या होता है कि जो डीएड वाले हैं उनको हाई बच्चों के पढ़ाने के लिए जो है वो शिक्षा दी जाती है और बीएड वालों को जो है प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाने की शिक्षा दी जाती है। तो ऐसे में पूरा मामला फंस गया था। जब शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल थे उस समय भी तमाम लोग पहुंचते थे। तो अब फैसला यही आ गया है कि जो डीएड वाले हैं उनको अभी शिक्षक भर्ती पे नियुक्ति की जाएगी और जल्द सूची जारी करने को भी कहा गया है।
ठीक है रोहित, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सिंगरौली के चितरंगी में एक दलित आदिवासी की हत्या के बाद उनके परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार चितरंगी पहुंच रहे हैं और जिसको लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है। विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए उमंग सिंघार ने कहा कि विंध्य में हमेशा दलितों का शोषण हुआ, चाहे सीधी पेशाब कांड हो या चितरंगी में हुई घटना हो। दलितों की हत्या के लिए बीजेपी सरकार बंदूक के लाइसेंस दिलवा रही है। सुनिए क्या कुछ कहा है उमंग सिंघार ने। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी हैं और दलित आदिवासी की एक हत्या हुई है चितरंगी में, उनके परिवारजनों से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। सर, मुलाकात के लिए जा रहे हैं चितरंगी, क्या मामला है? देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर आपने पहले भी देखा सीधी में पेशाब कांड हुआ और अभी एक नए युवा को जिस प्रकार से पिस्टल दिलाई, 15 दिन हुए लाइसेंस आए और मुख्यमंत्री जी की जवाबदारी, गृह विभाग उनके पास है। तो इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में क्यों हो रही हैं और क्यों इतने अपराध बढ़ रहे हैं? क्या आपकी सरकार असक्षम है? क्या आपके अधिकारी असक्षम है? तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी। कहा कि जिनका भी नाम आएगा इस पे जांच कराई जाएगी और आज दलित आदिवासी परिवार से मिलने के लिए चितरंगी जा रहे हैं रीवा के सर्किट हाउस में और साथ में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। और आइए अब बात करेंगे स्कॉलरशिप में गड़बड़ी के मामले की। मध्य प्रदेश में छात्रवृत्ति में गड़बड़ी के मामले में सरकार ने छात्रवृत्ति के मामले को लेकर एक जांच कमेटी बना दी है। राज्य सरकार ने बनाई है मंत्रियों और अफसरों की कमेटी। 1 महीने में कमेटी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को रिपोर्ट देगी, अपनी सौंपेगी। विधानसभा में कांग्रेस ने छात्रवृत्ति में गड़बड़ी का मामला खूब उठाया था। इसे मुद्दा बनाया गया था विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। जिस तरीके से छात्रों की छात्रवृत्ति में गड़बड़ी का मामला उठा, उसको लेकर सरकार अब गंभीर नजर आती है, एक्शन में है सरकार। राज्य सरकार ने कमेटी बना दी है जिसमें मंत्रियों और अफसरों की शामिल हैं, कई मंत्री अफसर इसमें शामिल। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, विधानसभा में विपक्ष ने, कांग्रेस ने मुद्दा उठाया था, मुद्दा को भुनाने की कोशिश की थी। अब राज्य सरकार गंभीर है, एक्शन लिया है, इसमें कमेटी का गठन हो चुका है। देखिए सुमित, मध्य प्रदेश की विधानसभा में छात्रवृत्ति का मुद्दा काफ़ी गरमाया था। उसके पीछे की वजह थी कि ओबीसी वर्ग को अलग छात्रवृत्ति दी जाती थी, अनुसूचित जनजाति विभाग की तरफ से अलग छात्रवृत्ति दी जाती थी और इसके अलावा घुमंतु और घुमंतु वर्ग के लोगों को अलग अलग छात्रवृत्ति दी जाती थी। और इसमें एक फर्जीवाड़ा इस तरीके से चलता था कि कई महीनों तक छात्रवृत्ति नहीं दी जाती थी और कई अपात्र छात्रों को छात्रवृत्ति मिल जाती थी, जबकि जो पात्र छात्र हैं जिन्हें मूलतः छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल पाती थी। और इसी मुद्दे को लेकर जब कांग्रेस ने सदन में हंगामा किया और तमाम सारे सवाल लगाए गए, तो सरकार ने ये माना कि इसको पूरी तरीके से एक रिफॉर्म किया जाए। छात्रवृत्ति के लिए मध्य प्रदेश सरकार 40,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च करती है। स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, जनजाति विभाग, अनुसूचित जनजाति विभाग, ये 4 से 5 विभागों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको सरकार छात्रवृत्ति देती है और इसमें एक समानता आ जाए, इसके लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है जिसमें इंदर सिंह परमार है, राव उदय प्रताप सिंह है, विजय शाह है, संपतिया उइके है। इसके अलावा 3 राज्य मंत्रियों को भी शामिल किया गया है और उसमें बाकायदा ये सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा कि ये कमेटी 1 सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री मोहन यादव को सुझाव देगी। कमेटी में सिफारिश होगी कि सभी छात्रों को बराबर छात्रवृत्ति दी जाए, क्योंकि ओबीसी वर्ग को अलग छात्रवृत्ति मिलती है, SC/ST वर्ग को अलग अलग छात्रवृत्ति मिलती है, तो ऐसे में समानता आ सके, इसके लिए ये कमेटी सुझाव देगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कई ऐसे बिल्कुल स्कॉलरशिप में छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में समानता आ सके, इसको लेकर एक कमेटी बनाई है, रिपोर्ट सौंपेगी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को। बहुत धन्यवाद विवेक, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, झोला छाप डॉक्टर की बात होगी। झोला छाप डॉक्टर्स पर सख्त हुई है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार। फर्जी डॉक्टर्स पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर, CMHO को निर्देशित किया गया है। इसको लेकर ग्रामीण इलाकों में झोला छाप डॉक्टर के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। झोला छाप डॉक्टर्स को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सख्त है, एक्शन में नजर आती है अब, क्योंकि फर्जी डॉक्टर्स पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं सरकार की तरफ से। कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है, CMHO को निर्देशित किया गया है और खास तौर से हम देखते हैं ग्रामीण इलाकों से ऐसी खबरें आती हैं कि झोला छाप डॉक्टर के इलाज से कई लोगों की जान चली गई, कई लोगों की जान पर बनाती है और यही वजह है कि लगातार शिकायत मिलने के बाद अब सरकार ने एक्शन लिया है
और कह दिया है कि झोला छाप डॉक्टरों की अब खैर नहीं, मध्य प्रदेश में एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी। ग्रामीण इलाकों में झोला छाप डॉक्टर के बारे में जानकारी मांगी गई है। कलेक्टर्स को सीएमएचओ को निर्देशित कर दिया गया है। झोला छाप डॉक्टरों का जो कारोबार है, जो दुकान है, जो चलाते हैं, क्लिनिक खोल लेते हैं फर्जी डिग्री से, झोला छाप डॉक्टर जिनके इलाज से कई लोगों की जान पर बनाती है, अब ऐसा नहीं होगा। मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे सहयोगी अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। अंचल, लगातार शिकायत मिलने के बाद अब सरकार ने एक्शन लिया है। बिल्कुल सुमित, और प्रदेश के समस्त कलेक्टर एवं जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। फर्जी डॉक्टरों को नियंत्रित करने की आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। झोला छाप चिकित्सकों के संस्थानों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण इलाकों में झोला छाप डॉक्टरों के बारे में विभाग ने पूरी जानकारी भी इकट्ठी करने के लिए कही है और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर सरकारी सुविधाओं के बारे में लोगों को जानकारी दें, ताकि ये झोला छाप डॉक्टर जो गांवों में अपना अड्डा बनाकर रखे हुए हैं और कई बार इनके इलाज करने के तरीके और गलत दवाई देने से लोगों की मौत भी हो जाती है, लेकिन वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं अब तो गांव-गांव पहुंच भी रही हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हीं पर आश्रित हैं, जिस पर अब सख्त कार्रवाई के निर्देश जो है तो सरकार ने दिए हैं और जिस पर बाकायदा लेटर पत्र जारी करके और निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से कार्यवाही करनी है। इसके बाद सभी कलेक्टर और स्वास्थ्य अधिकारी जो है वो सतर्क हो गए हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अंचल, जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। मंदसौर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में हुई जनसुनवाई में साख्तली से आए किसान शंकरलाल पाटीदार ने कलेक्टर दफ्तर में लोट लगा दी। लोट गए, वो देखिए किस तरीके से लोट लगाते हुए नजर आए हैं किसान ये, और अधिकारी ने देखा तो अधिकारी बाहर आ गए देखकर। इस बीच एसडीएम डिप्टी कलेक्टर आवेदक की ओर दौड़े, जन सुनवाई कक्ष में उसे ले गए किसान को, जहां अधिकारियों से चर्चा में किसान ने बताया कि 14 साल से दफ्तरों के चक्कर काट रहा है वो। 25 से ज्यादा बार जन सुनवाई में आ चुका है किसान, लेकिन सुनवाई नहीं होती, उसकी कोई सुनता ही नहीं है। तो फिर मजबूरन किसान को ऐसा करना पड़ा। किसान ने लोट लगा दी दफ्तर में ही। फिर किसान की बात सुनी गई। देखिए, जब किसान की एक गरीब की बात नहीं सुनी जाती है तो ऐसे ही जतन करने पड़ते हैं मजबूरी में आकर। कई बार आपने देखा होगा, कई लोग आत्मदाह की कोशिश कर लेते हैं, केरोसिन, मिट्टी का तेल, पेट्रोल डाल देते हैं, जन सुनवाई में पहुंचते हैं लोग, जब उनकी सुनवाई नहीं होती, जब उनकी बात कोई नहीं सुनता। यहाँ पर किसान ने, एक बुजुर्ग किसान ने गांधीगिरी दिखाई है और कार्यालय में ही लोट लगा दी। लूटते हुए पहुंच गए कार्यालय, वहां पर मौजूद लोगों ने उनको देखा, उठाया, बातचीत की, अंदर ले गए, फिर कलेक्टर के पास पहुंचे। उसके बाद अब आश्वासन मिला है किसान को। किसान कह रहे हैं कि दफ्तरों की चक्कर काट रहा है, 14 साल हो गए हैं, 25 से ज्यादा बार सुनवाई में आ चुका है किसान, लेकिन सुनवाई नहीं होती उसकी। यहां पर एक बार फिर से डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। जी हां, डिजिटल अरेस्ट का मामला एक बार फिर से सामने आ गया है। इंदौर से ईडी का डर दिखाकर रिटायर्ड बैंक कर्मी को ठग लिया। 2 दिन तक बैंक कर्मी को घर में बंधक बनाकर रखा है, जिसे हम कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। जी हां, खाते से आरोपी ने 40 लाख रुपए उड़ा लिए। बैंक कर्मी ने क्राइम ब्रांच में शिकायत की है इसकी। इससे पहले आपको याद होगा कि एक सीए को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया था। 4 से 5 दिन तक घर में ही बंधक बनाकर रखा गया था। अब एक बार फिर से इंदौर में ही एक ऐसा मामला सामने आया है। इंदौर से ही पहला मामला सामने आया था। इंदौर से ही ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, चिंता का विषय है और सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर इंदौर के लोगों को ही सॉफ्ट टारगेट क्यों यहां पर किया जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट का मामला एक बार फिर से सामने आ गया। ईडी का डर दिखाकर रिटायर्ड बैंक कर्मी को ठगा है, 2 दिन तक बंधक बनाकर रखा, 40 लाख रुपए ठग लिए। आगे बढ़ते हैं। इंदौर बैंक लूट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान हुई है और इस मामले में एक्स सर्विसमैन आरोपी बताया जा रहा है, जो कि बैंक में काम कर चुका है। लूट में इस्तेमाल बाइक, रेनकोट बरामद किया गया है इस आरोपी से। सीसीटीवी के आधार पर ही पुलिस ने इसकी शिनाख्त की। इंदौर पुलिस जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारी भी कर सकती है। इंदौर बैंक लूट मामले में बड़ा खुलासा। ये देखिए, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है और लूट में इस्तेमाल बाइक, रेनकोट बरामद कर लिया है पुलिस ने। जल्द ही अब पुलिस आरोपी तक पहुंचेगी, आरोपी को गिरफ्तार करेगी। इंदौर पुलिस जल्द ही मामले में आरोपी की गिरफ्तारी कर सकती है, पुलिस का ये कहना है। सुराग लगातार पुलिस को मिल रहे हैं। सीसीटीवी के आधार पर बाइक और रेनकोट बरामद हो गया है आरोपी का, लुटेरे का।
उधर मुरैना में बिजली के बकाया बिलों को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त रवैया अपना लिया है। बिजली बिल नहीं चुकाने वाले और बिजली चोरी करने वालों के बंदूक के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। कलेक्टर ने जारी किए हैं सख्त निर्देश। बड़े बकायेदारों की एक सूची बनाई गई है, लिस्ट बनाई गई है। बड़े बकायेदारों की संपत्ति कुर्क होगी, खाते सीज कर दिए जाएंगे और इसी के साथ ही जिला बदर जैसी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही जिलों के कुछ तहसीलों में बकायेदारों की लिस्ट भी चौक चौराहों पर टांगी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। मुंगेली नगर पालिका के सब इंजीनियर दीपक देवांगन को निलंबित कर दिया गया। काम में लापरवाही और लगातार अनुपस्थित रहने की शिकायत पर कलेक्टर ने निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि सब इंजीनियर की उदासीनता के चलते नगर पालिका क्षेत्र का कामकाज प्रभावित होने पर आमजनों ने नाराजगी जताई थी। उधर गरियाबंद में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला, जहां पोकलैंड लेकर पहुंचे अफसरों ने छात्रावास के आसपास भरे हुए पानी को निकाला है और नाले से मिट्टी को भी हटा दिया। बता दें कि छात्रावास के पास भरे पानी को विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। छात्रावास के चारों तरफ पानी भर जाता था और संज्ञान लेते हुए अफसरों ने अब पानी को निकलवाया है, साफ सफाई वहां पर की है। वहीं खराब हुए मार्ग का भी जल्द काम करवाया जाएगा, जिसकी कार्रवाई की पुष्टि सहायक आयुक्त नवीन भगत ने की। तो विस्तार न्यूज की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। गरियाबंद में छात्रावास के आसपास पानी भर गया। देखिए किस तरीके से छात्र को दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं। छात्रावास में जाने के लिए स्टाफ भी वहीं नहीं पहुँच पाता, कई लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाते। केवल छात्र परेशान नहीं थे, सभी लोग वहाँ पर परेशान थे। इस तरीके से जब पानी भर जाएगा तो आने जाने में परेशानी होगी ही। पोकलैंड मशीन के जरिए गड्ढों से पानी निकाला गया, कीचड़ निकाली गई और अब जल्द ही रास्ता भी वहाँ पर बनाने का भरोसा दिलाया गया है। कल तक यहाँ की तस्वीर कुछ और थी, जलमग्न था, जल भरा हुआ था, तालाब सा नजरिया यहाँ पे मौजूद था, लेकिन अब जो है पानी कम हो चुके हैं। जी हाँ, हमने बेखबरों को बाखबर करने का जिम्मा जो उठाया है, उसका एक और खबर का असर देखने को मिला है। आदिवासी कन्या आश्रम के आगे जो पानी भरा हुआ था, उसको आनन फानन में प्रशासन ने किसी तरह जेसीबी लगाकर यहाँ गड्ढे करने के बाद यहाँ से पानी को निकाल तो लिया गया है, लेकिन अब तक इसके स्थायी समाधान के लिए किस तरह से मुहिम छेड़ेगा या क्या पहल करेगा, उसका अभी तक पता नहीं चला है। बताया जाता है कि ये जो प्लाट दिख रहा है, ये किसी निजी आदमी का है, निजी व्यक्ति का प्लाट है। इसके पीछे जो है रास्ता बताया गया है जो कि घूम कर आता है, और इस विषम परिस्थिति में जो है प्रशासन किस तरह से इसका हल निकालेगी, रास्ते के लिए किस तरह से रास्ता निकालेगी, वो देखने वाली बात होगी। पुरुषोत्तम पात्र, विस्तार न्यूज, गरियाबंद। बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर पानी जमा होने से बीजापुर का जगदलपुर संभाग से संपर्क टूट गया। जांगला गांव के नाले के पास बीजापुर से जगदलपुर जा रहे वाहनों का लंबा जाम लगा है, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने। बीजापुर का जगदलपुर संभाग से संपर्क टूटा है। बारिश की वजह से हाईवे पर पानी जमा हो जाने से जाम के हालात बन गए हैं। वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। पुल के ऊपर से पानी होने के चलते बसें नहीं आ पा रही हैं, यात्री काफ़ी परेशान। बीजापुर का जगदलपुर से संपर्क भी टूट गया है। जांगला गांव के नाले के पास बीजापुर से जगदलपुर जा रहे वाहनों का जाम लग गया, यात्री काफ़ी परेशान है। उधर मुरैना में महिला जनपद अध्यक्ष के पति के बंदूकधारी सुरक्षा कर्मी की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जनपद बैठक में किसी काम का सदस्य विरोध कर रहे और एक जनपद सदस्य को बंदूकधारी डराकर बैठा रहा था। बता दें कि बैठक में महिला जनपद अध्यक्ष के पति और उनके 3 गनमैन मौजूद थे, जो अपनी मनमानी कर दूसरे सदस्यों और अधिकारियों को डरा रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह की बैठक में निर्वाचित लोगों के अलावा दूसरे लोगों की एंट्री कैसे और क्यों होने दी गई? ये जनप्रतिनिधियों के आवाज़ को दबाने के लिए गुंडागर्दी और भय का माहौल बनाया जा रहा है। कामों में बिल्कुल धांधली, कोई काम नहीं हो रहे, करोड़ों रुपए के फर्जी बिल निकाले जा रहे हैं। इसी को लेकर आज साधारण सभा की 1 साल बाद मीटिंग रखी थी। वैसे तो मीटिंग ही नहीं ले रहे हैं वो, क्योंकि मीटिंग लेंगे तो जनप्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे और वो भी होगा, तो इस चक्कर में मीटिंग ही नहीं हो रही है। 1 साल बाद ये मीटिंग रखी गई थी, तो वो भी बंदूकों के साए में जनपद सदस्यों को डराया धमकाया गया कि अब आप बोलोगे नहीं और शिकायत करेंगे। 2 साल में हमारे वार्ड में एक भी काम नहीं हो रहे हैं, सब जनपद सदस्य परेशान हैं। और देखिए, अब ये जो है मैटर अभी संज्ञान में आया है और थाना प्रभारी को मैं अभी बता देता हूँ, अगर इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है तो फिर ये कहीं ना कहीं गलत है
और नियमानुसार उसमें कार्रवाई करवाएंगे। गन कोई व्यक्ति अपने साथ में लाइसेंसधारी गनर रख सकता है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, पर जो बैठक है जिस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ये वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, राजनेता हैं, और दादागिरी वाली जैसी स्थिति कुछ इस तरह से कुछ हुआ है तो आगे कार्रवाई। देवास में एसपी और कलेक्टर ने शहर में निकलने वाले परचम जुलूस को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और जुलूस निकालने वाले मार्गों का भी निरीक्षण किया। इस बीच एसपी और कलेक्टर ने पुलिस अधिकारियों से चर्चा की और जुलूस को लेकर प्रशासन ने फ्लैग मार्च भी निकाला। पहले तो आपके माध्यम से सभी को मुहर्रम के लिए अच्छे से मनाएं, कहीं पर भी विवाद ना हो, कहीं पर ऐसा ना हो टकराव ना हो, और आपके माध्यम से हम एक शांति की अपील करना चाहेंगे। इसके संबंध में आज एसपी साहब के साथ में और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ में जो हमारा रूट है जहां पर मुहर्रम का जुलूस चलेगा उसका भ्रमण किया गया है, यह देखने के लिए कि शांति समिति की बैठक में जो निर्णय लिए गए थे डीजे के मामले में, हमारे चोंगों के मामले में, उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा।